तो जो अभी क्या गया था, तो चलो कार्तीय गुणन के बारे में सीख रहे थे ना, तो देखो कार्तीय गुणन के बारे में मैं बताता हूँ। एक तो वायर इंटरट्वाइनिंग हो गए, चलो हाँ। तो जो कार्तीय गुणन के बारे में देखो, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। अब वैसे ही 2 का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो ये 2 4 से, 2 5 से और 2 6 से, तो ऐसी जोड़ी बनेगी। देखो 2 4 2 5 2 6 बरोबर। अब वैसे ही 3 का नंबर आएगा, तो देखो 3 4 3 5 3 6, तो देखो कितना अजीबोगरीब ढंग से बन रहा है। 3 4 3 5 3 6। अब ध्यान देना, मैं तुम्हें जो एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसका कोई भी एलिमेंट, एक मिनट, संबंध का मतलब क्या होता है कि इधर से इस समुच्चय में से कुछ भी इस समुच्चय के घटक से जुड़ गया तो संबंध है। और कार्तीय गुणन का मतलब क्या है कि इसमें जितने हैं पहले समुच्चय में, वो दूसरे समुच्चय के हर घटक से जुड़ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? कार्तीय गुणन में क्या बोला, हर चीज से जुड़नी चाहिए। यहाँ पे जितना है वो इससे जुड़ जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये कार्तीय गुणन नहीं है, पर यहाँ हो गया तो ये कार्तीय गुणन है। तो ये चीज तो तुम समझ चुके। अब ध्यान देना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, संबंध में क्या होता है। पहले चलो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये देखो ये रहा ए समुच्चय, ठीक है, और ये जो दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये रहा बी समुच्चय, ठीक है। ये समुच्चय ए रहा और ये समुच्चय बी। तो देखो क्या हुआ, 1 2 3 और ये रहा 4 5 6 बरोबर। तो देखो जब संबंध हम बोलते हैं, देखो ये हो गया, हमने कैसा समझा, मैथमेटिकली समझा, और ये रहा हम वो कौन सा ग्राफिकली समझते हैं, वो कौन सा एरो डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। तो देखो एक किससे जुड़ा, 4 से। इनपुट, ये देखो इसको बोल सकते हैं हम डोमेन, जहां से हम इनपुट ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे डोमेन, यानी हिंदी में प्रांत, ठीक है। तो देखो एक किससे जुड़ रहा है, 4 से, क्योंकि कार्तीय गुणन है तो क्या है, वो सबसे जुड़ना चाहिए, 5 से भी और 6 से भी। अभी बताओ, अभी ये कार्तीय गुणन है, खाली ये ग्राफ देख के अगर तुम्हें एमसीक्यू में पूछे कि कार्तीय गुणन है तो तुम क्या बोलोगे, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हर एलिमेंट के लिए ये नियम होना चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान दे रहा हूं, 2 4 से, 2 5 से बरोबर। अभी देखना 3 4 से, 3 5 से, 3 6 से। अब ये कार्तीय गुणन हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ, 2 6 से जुड़ा नहीं है। अब 2 ऐसा बोलेगे भाई साहब एक ही बार तो तीर नहीं निकला, जरा सा डिस्काउंट तो दे दो। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं होता है, नियम यानी नियम। एक भी घटक अगर बाकी रह गया तो वो कार्तीय गुणन नहीं है। और कार्तीय गुणन है, देखो तो तुम समझ गए, कार्तीय गुणन यानी तुम जितने हो इधर सबको मारो, संबंध यानी कुछ एक। अब देखो अभी मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि 2 अगर 6 से जुड़ गया था, देखो तो मैं अभी 2 को 6 से फिर से काट देता हूं। अगर एक भी तीर काट खाली रह गया तो समझ लो ये क्या बन गया, संबंध। तो इस 1 मिनट तुम बोले क्या बात कर रहे हो सर आपने बताया कि अगर एक भी तीर खाली रह गया तो सर ऐसा भी तो हो सकता है। मैं बोला क्या, ए और ये रहा बी, 1 2 3 4 5 6। सर आपने बोला कार्तीय गुणन में क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा चीज किसमें होती है, कार्तीय गुणन में। सबसे ज्यादा चीज होती है कार्तीय गुणन में, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और सबसे ज्यादा चीजें जुड़ी हुई होगा अगर हो तो वो होती है कार्तीय गुणन में। फिर अगर कार्तीय गुणन से चीज पीछे हट रही है तो वो बन जाएगी संबंध। देखो ये तो इस तरह खाली मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता। पर अब इसको उसके सेट की भाषा में बताऊं तो मैंने क्या बोला, कार्तीय गुणन सब कुछ है, संबंध अगर कार्तीय गुणन नहीं हो पाया और अंदर जो बचा वो संबंध है। यानी तुम देखो कार्तीय गुणन के लिए सब ऐसा होना चाहिए था, ड्राइंग कुछ ऐसी बन जानी चाहिए थी, ठीक था, पर ड्राइंग कुछ ऐसी बन गई, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब देखने वाले बोलेंगे सर ये कार्तीय गुणन है, तो मैं क्या बताऊंगा, नहीं है। वो पूछेगा क्यों, मैं बोला देखो सबको तीर मारा इसने, बोला नहीं इसने तो तीर ही नहीं मारा, इसने एक ही बार तीर मारा। तो बोला सर ये कार्तीय गुणन है, मैं बोलो नहीं है, क्योंकि सबको तीर मारना तो सबको मारना था, एक एक कर, इसको इन सबको मारना था, इसको भी इन सबको मारना था, इसको भी इन सबको मारना था। तो बोला सर अगर ये कार्तीय गुणन नहीं है तो ये क्या है, तो मैं बताऊंगा अगर ये कार्तीय गुणन नहीं है तो ये क्या है, संबंध। क्या बोलेंगे, संबंध का बहुत बेसिक व्याख्या कि एक भी घटक ने, इस समुच्चय के एक भी घटक ने इस समुच्चय को जोड़ दिया, यानी इससे कुछ भी धन से रिलेट, एक मिनट तीर निकला है रिलेट हुआ, अगर इस समुच्चय का एक भी घटक इसके एक भी घटक से रिलेट हो गया तो हम कह सकते हैं कि संबंध है। तो सर वो लड़का बोलेगा सर अच्छा आपने समझाया, कार्तीय गुणन हो तो सबको सबसे जोड़ दो। हाँ अगर सब किसी से नहीं जुड़ पाए, बरोबर, अगर एक जन भी जुड़ा, थोड़े से भी जुड़ गए, कुछ भी हो गया तो हम संबंध बोल देंगे। तो सर
आपने कार्तीय गुणन बता दिया, कार्तीय गुणन से आपने संबंध बता दिया। सर अब आप मुझे ये बताओ ना कि सर ये जो फलन क्या होता है? फलन, तो जैसे वो लड़का समझ चुका था कि व्यास एक विशिष्ट प्रकार की जीवा होती है, तो वैसे ही फलन एक विशिष्ट प्रकार का, फलन એટલે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ વિધેય, બરોબર? વિધેય, વિધેય એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો સંબંધ હોય છે, વિશિષ્ટ, બરોબર? यानी फंक्शन इज अ यूनिक और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बहुत यूनिक क्यों होता है या स्पेशल क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी मन पाए ऐसा कर दो। इसमें नियम क्या है? नियम समझो, इसका नियम क्या है कि भाई तुम जितने भी हो सबको मारो और सब मारो, एक भी छूट गया तो कार्तीय गुणन नहीं होगा। पर फलन अपनी एक शर्त से चलता है। फलन क्या बोलता है? सब मारेंगे और एक ही बार मारेंगे। यानी समझो मैं तुम्हें बताता हूं, सब मारेंगे और एक ही बार मारेंगे, नहीं ये बताओ ये फलन है? नहीं, बरोबर? अब देखो क्या क्यों नहीं, अभी मैं देसी भाषा में बताऊं, टेक्निकल भाषा में बताऊं। अब ध्यान देना, ये देखो ड्राइंग कर रहा हूं, ठीक है? ये देखो, ये रहा ए और ये रहा बी। अब ध्यान देना, बरोबर? ये रहा ए और ये रहा बी। देखो ए में क्या क्या है? 1 2 3 और बी में 4 5 6। 1 2 3, बरोबर? और यहाँ पे 4 5 6। मैंने कहा सब तीर मारेंगे, बरोबर? अब चलो 1 2 3 को अपने सपोज करो ये व्यक्ति हैं, मिस्टर 1 बोल रहा है मैं 4 को ठोक डालेगा। हमने क्या बोला यहाँ पे, इनके कमांडर ने क्या बोला कि तुम्हें ना फंक्शन बनना है। तुम्हें क्या करना है? फंक्शन। तुम्हें ना फलन बनना है। क्या बनना है? फलन। तो रूल क्या है? सब तीर मारोगे, एक भी रह गया काम नहीं चलेगा, और एक ही बार मारोगे। एक अति उत्साही है, एक अति उत्साही है, भांग पी ली है। अब एक क्या बोल रहा है? सर आप ऑर्डर दो, इन दोनों को बैठा दो, मैं सबको मार डालेगा। अब देखो, यानी एक क्या कहता है? ऑर्डर लिए बिना हो, ऑर्डर लिए बिना इन सबको मार देता है। और फिर वो अपने कमांडर को बोलता है, ये कमांडर ना ठोक डाला। अब कमांडर बोलेंगे अबे गधे, तुझे ये काम थोड़ी करना था, मैं चाहता था हम जो काम करें वो फंक्शन बने, उसके लिए तुझे तीर मारना था। बोला सर 3 तीर मारे। बोले अरे एक ही तीर मारना था। तो बोले ये दोनों, तो ये दोनों खाली रह गए, बरोबर? अभी आगे जाके तुम और समझोगे कि क्यों ये चीजें, फंक्शन क्यों हम सीख रहे थे, और जब उसका और आगे इंप्लीकेशन दोगे तो तुम अच्छा खेल ये था, तब और मजा आएगी। पर तब तक ये देखो ये फंक्शन तो नहीं बना ना। तो क्यों नहीं बना? क्योंकि देखो एक ही तीर मारना था। पर समझो, अब इसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सजा दी गई और वो समझ गया, और वो समझदार जब हुआ तब ये इसने तीर नहीं मारा इन सबको। तो देखो क्या हुआ, इंप्लीकेशन क्या आ रहे हैं। तो एक ने खाली 4 को तीर मारा, बरोबर? अब 2 बोलता है कि 2 को क्या है, 2 को नौकरी करनी है अच्छी तरह से, 2 को काम भी करना है। तो 2 ने भी तीर मारा 6 को। पर तीर है ना थोड़ा अजीब किस्म का है। उसने बोला आपने मुझे ऑर्डर कैसे दिया, मैं नहीं करूँगा, बरोबर? 3 ने तीर ही नहीं मारा। अब तुम बताओ, अब ये फंक्शन बनेगा? समझे? फंक्शन बनेगा? नहीं, फंक्शन बनेगा तो तीर मारना होगा और एक ही बार मारना होगा। इसने मार खत्म खा ली, मार खाए बिना रहूंगा नहीं। इसने 3 तीर मार दिए। अब फंक्शन बनेगा? अब भी नहीं बनेगा, क्योंकि मार खत्म खाने के वजह से सारा फंक्शन बिगाड़ दिया। एक ही बार तीर मारना है। अब इसने, अब ये भी सुधर गया। नहीं हो तो लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, तो मार दिए। तो चलो, तो बताओ अब ये फंक्शन बना कि नहीं बना? तो देखिए तुम समझ गए, इशारों में बात क्लियर हो गई कि ये जो डोमेन है, ये चीज होती है जहां से तीर निकल रहा है उसको डोमेन या प्रांत बोलते हैं, बरोबर? ये प्रांत के जितने घटक हैं वो सब तीर मारेंगे। तीर मार रहे हैं यानी क्या मिलेगी? अगर तुम तीर मारोगे तो तुम्हें मिलेगी इमेज, यानी सबकी इमेज मिल रही है। क्या इमेज मिल रही है? देखो 1 की इमेज क्या मिली? 4। 2 की इमेज क्या मिली? 6। 3 की इमेज क्या मिली? 5। यानी इमेज तो मिल रही है। बात समझो, इमेज मिल रही है। अब जब सबकी इमेज मिल रही है, और कैसी इमेज मिल रही है? जस्ट 1। एक ही तीर मारा ना, एक ही इमेज मिल रही है। इसके लिए ये फंक्शन है। और डोमेन के सारे घटक की इमेज मिल रही है और एक इमेज मिल रही है। इसकी वजह से ये क्या बना? फंक्शन। ठीक है? आया तुम लोगों को इस चीज का आइडिया? कितना बेसिक और कितना फाउंडेशनल था फंक्शन का आइडिया, समझ गए? उसमें क्या होता है, कई बच्चे कभी इन सब चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये कार्तीय गुणन है क्या, खाली उनको वो रोबोट की तरह पता होता है कि कार्तीय गुणाकार આવે એટલે આવી રીતે કરવાનું। हाँ भाई, આ કરવાનું, पर खेल असली यहाँ पे होता है। क्यों करना, कैसे करना,
बरोबर, और क्या कहना चाहता है, ये सारी चीजें यहां से लिखो। इससे ही ये डेवलप हुआ रिलेशन, और रिलेशन में ही हमने कई सारी कंडीशन में बांध दिया। ये रिलेशन कैसे भी, देखो अगर कार्तीक गुणन नहीं बना तो कुछ, देखो तुम समझ रहे हो ना कि जब तुम इतने ऊपर की तैयारी करते हो कुछ भी नहीं बनते, तो ये तो बन ही जाते हो, पर तुम अगर विशिष्ट रूप से नियम से तैयारी करते हो तुम कुछ अलग बनते हो। कार्तीक गुणन में यानी कार्तीक गुणन ने क्या नियम माना था कि सब सबसे जुड़ जाओ, अगर कोई भी खाली रह गया तो वो रिलेशन बन जाएगा। फिर हमने एक और नया, उसमें अब एक रिलेशन ने अलग नियम बनाया, उसने क्या बोला कि सब मारेंगे तीर और एक ही बार मारेंगे, तब वो फंक्शन बनता है। समझे? तुम आने वाले फंक्शन के टाइम देखोगे वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, वो रिलेशन में देखोगे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर आने वाले टाइम में तुम वन वन फंक्शन देखोगे, ऑन्टो फंक्शन देखोगे, फिर इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन देखोगे। पर तुम समझो, क्योंकि इस क्षेत्र में तुम अगर डीप जाओ यानी डेप्थ में जाना हो, उससे पहले तुम्हें जो ऊपर है यानी जो बेसिक है फाउंडेशनल, वो तो पता होना चाहिए ना। एक लड़के को बोल दो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग लिख, नहीं लिख पाए, बरोबर, क्योंकि सीधी सादी सी बात है, बहुत अनसंट स्पेलिंग है ये वाली है, CZECHO। पर एक लड़के को बोलता हूं कि इसकी स्पेलिंग तैयार कर लेगा कि नहीं कर लेगा? क्यों कर लेगा? ये वयस्कों को भी नहीं आती है स्पेलिंग कितनी बार, कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग को मैं लिखूं तो लिखूं कैसे, ये स्पेलिंग है। पर उसका फाउंडेशन अच्छा है, उसको पता है ABCD कैसी होती है और क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो वो लिख लेगा, सीख लेगा। तो यही रूल होता है कि अगर तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा है और तुम्हें फाउंडेशन है, तुम समझ सकते हो चीज़ों को अपने तरीके से अच्छी तरह, तो तुम हर चीज़ सीख सकते हो। यानी बेसिक चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई और ये सारी चीज़ें ABCD हैं। अगर तुम्हारी ABCD अच्छी ना तो आने वाले टाइम पे इसकी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, तो मैं भले गैर हाजिर हूँगा पर तुम समझ जाओगे। तो ये अपना लक्ष्य कि अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा हो, फाउंडेशन अच्छा हो फिर हर चीज़ अच्छी आएगी, समझ रहे हो? तो चलो ठीक है, ये बरोबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब अपने आगे का देखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है ना? तो चलो अब नेक्स्ट आगे का देखते हैं। हाँ, तो विशिष्ट प्रकार का संबंध यानी फलन होता है वो अपने लोग सीख चुके हैं। अब देखो जो मैंने तुम्हें लेक्चर पे नहीं सिखाया था वो चीज़ मैं यहाँ सिखाता हूँ कि फंक्शन को अगर दिया हुआ चीज़ फलन है कि नहीं, ग्राफ से कैसे चेक करें। पहले तो देखो एक चीज़, देखो तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, कि दिया हुआ नीचे दिया गया उदाहरण बताओ ये सब फलन है कि नहीं, ये बताओ पहले फलन है कि नहीं ये चेक करो, बरोबर। तो देखो A और B के बीच का फलन दिया है, यानी समझ लो ये दे दिया, समझ लो समुच्चय A दे दिया, समझ लो A यानी दो समुच्चय को जोड़ के जो ऑर्डर पेयर वाला समुच्चय बना उसके बारे में बात करें, ठीक है। देखो 1 2 2 3 4 5 4 8 6 9। तो ये जरा खोल दो तुम, जरा ये जरा इसको पोस्ट करो। तो देखो मैं जो तुम्हें बता रहा था कि हाँ अपने को ये चेक करना है, मैंने क्या इनपुट आउटपुट वो रेंज और डोमेन भी लिखना पड़ेगा ना। देखो F इज फ्रॉम इस तरह से दर्शाते हैं A to B, उसका मतलब समुच्चय A से मैं इनपुट ले रहा हूं और समुच्चय B में आउटपुट आ रहा है, बरोबर। यानी A से तीर निकलेगा और किसको लगेगा, B को। A से तीर निकलेगा और किसको लगेगा, B को। A में कौन से घटक है, 1 2 3 4 6 और B में कितने घटक हैं, बरोबर 2 3 5 8 9 और 10। समझ लो ये इस तरह से मैंने ये उदाहरण बनाया। तो क्या ये फलन है, इसको देख के बताओ क्या ये फलन है। देखो फलन होने के लिए सबसे बेसिक व्याख्या क्या थी कि हर घटक जुड़ना चाहिए। देखो 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 4 जुड़ा फिर से 4 जुड़ गया, 4 जुड़ा फिर से जुड़ गया, 4 है ना, 2 बार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हाँ क्या हुआ, 3 भी नहीं आया। हाँ तो तुम समझो, एक तो 4 2 बार जुड़ गया, पहले तो इसने क्या कर दिया, एक तो पहली शर्त उसने यहाँ काट दी और दूसरा तीन तो जुड़ा ही नहीं, तो ये फलन नहीं बन पाया। हमको एमसीक्यू में पूछे क्या फलन है, तो हम बोलेंगे पक्का नहीं है, क्यों नहीं है, तो तुम बोल सकते हो कि 4 की 2 इमेज मिल रही है। एक तो 4 की इमेज, 1 मिनट, इमेज मिलने का मतलब कि 4 5 से भी जुड़ा है, 4 8 से भी जुड़ा है, फलन के लिए एक ही बार जुड़ना है। और दूसरा कि 3 की तो इमेज ही नहीं मिल रही, 3 कहाँ जुड़ा है किसी से, इसकी वजह से ये फलन नहीं हुआ, समझे। तो तुम्हें ये बात तो तुम्हारे दिमाग में आ गई, ठीक है जसवंत, ठीक है हो गया। देखो सवाल ये रहा कि इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यानी 1 से 5 का एक समुच्चय है और B क्या दिया है -1 2 5 एंड 6,
-1 2 5 और 6। अब उन दोनों के बीच में व्याख्यायित एक रिलेशन यानी संबंध यानी आर दिया है। आर क्या दिया, पहला घटक ए लोगे, इनपुट क्या होगा ए, आउटपुट होगा बी। ये सारी चीजें ब्ला ब्ला है। तुम्हारे लिए जो मेन चीज है कि ये दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे कैसे, वो मेन सूत्र यानी वो रेसिपी, ये तो तुम्हें पता चलेगा कि एक मिनट ए बिलोंग्स टू ए, ये वाला चीज देखो, ए बिलोंग्स टू ए, बरोबर, यानी ये इससे लेना है, बरोबर, यानी जब ए बिलोंग्स टू ए यानी जो भी इनपुट लोगे वो यही होगा। इसके बाहर वाले 1 2 3 4 5, अब तुम बोलोगे कि इसमें 6 करके कोई घटक आएगा, पहला घटक यानी अभी तुमने लिखा नहीं है इसको कैसे आने वाला है क्या आएगा, पर तुम इसको देख के पहचान सकते हो कि पहला नंबर में 6 कुछ अच्छे आने वाला है। अगर तुम ऑर्डर पेयर जब बनाने जाओगे तुम बोलोगे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए, इनपुट कौन से ले, कौन से समुच्चय से ले रहे हो, ए से ले रहे हो, ए में 6 है नहीं, तो 6 तुम ले सकते हो नहीं, 10 ले सकते हो नहीं, 4 ले सकते हो हाँ क्योंकि 4 है। अब देखो बी बिलोंग्स टू बी यानी ये इस समुच्चय से ले रहे हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक चीज है, मेन चीज जो रेसिपी है ना, जिसके रेसिपी बुक में यानी हमें लिखा होता है कि इस प्रकार से हमें सामग्री बनानी है, वैसे ये जो फॉर्म है, बरोबर, गुणधर्म के फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में यानी इस तरह से लिख के बनाने के लिए हमें एक रेसिपी दी जाएगी, किस तरह से हमें बनाना है। बनाने में तो कई सारे तरह से, जैसे कि देखो ये रहा, ये भी एक संबंध है, बरोबर, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक संबंध है, बरोबर, इसको भूल जाओ, ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है। तो कितने सारे टाइप के संबंध हो सकते हैं, तो अपने को कैसे संबंध बना उसके लिए बताएंगे कि अपने को ऐसा बोला कि अब देखो अभी रिलेशन एक स्पेसिफिक टाइप का बना रहा हो, देखो कि y बराबर है ना आउटपुट यानी ये वाला y, बरोबर, y बराबर x + 3 करो तो ही तुम्हें मिलेगा। तो देखो 1 में 3 जोड़ो 4, 2 में 3 जोड़ो 5, 3 में 6 जोड़ो 4 6, बरोबर, तो तुम्हें मिला ना। ये रेसिपी के हिसाब से तुम बनाते हो। तो इसमें देखो रेसिपी क्या दी है, रेसिपी यानी तुम्हें क्या सूत्र दिया, देखो तुम्हें सूत्र दिया है a < b, तुम्हें कहा गया है a < b। a < b का मतलब क्या होगा कि पहला घटक दूसरे घटक से छोटा, यानी पहला छोटू दूसरा मोटू बड़ा, बरोबर, यानी ऑर्डर पेयर में जो भी पहला होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होगा। यानी तुम समझो 3 2, समझ लो मैं ऐसा बना रहा हूं, 3 2 में लिख सकता हूं, तुम अपने दिमाग को लगाओ, अगर तुम समझ गए तुम समझ जाओगे। 3 2 अगर यानी ऐसा एक भी पेयर आएगा इस नियम के हिसाब से 3 2, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि a < b यानी पहला दूसरे से छोटा होना चाहिए, a < b यानी इनपुट शुड बी < आउटपुट। तो देखो इनपुट 3 है आउटपुट 2 है, अपने को नियम का यही उल्लंघन हो रहा है। नियम बोल रहा है कि इनपुट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा है, इसकी वजह से अपने ये नहीं लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, समझो अपने इस तरह से लिखेंगे r = बरोबर, ये तो नहीं आएगा, यानी अब देखो देख देख के बनाते जाओ। देखो 1 - 1 होगा, तुम पहले बताओ 1 - 1 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़ा है। 1 2 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, बरोबर। अब 2 का नंबर 2 5 होगा, 2 6 होगा, 2 2 क्यों नहीं लिया, 1 मिनट, 2 और 2 क्यों नहीं लिया, देखो क्योंकि a < b बोला है, इसको बोलते स्ट्रिक्ट कंडीशन, यानी उससे छोटा ही होना चाहिए, एग्जैक्ट भी नहीं। अगर ऐसा दिया होता ना तो तुम एडअप कर सकते थे, ऐसा दिया होता तो तुम एडअप कर सकते थे, पर दिया है नहीं, इसकी वजह से तुम उसको एडअप नहीं कर सकते। इसके लिए तुम लिखोगे a < b, बरोबर। तो 1 मिनट, a < b, इसकी वजह से तुम 2 2 नहीं ले सकते। तो देखो 2 5 2 6 लिया, अब 3 5 3 6 3 5 3 6। अब वैसे ही 4 का नंबर, क्योंकि सबको जोड़ना है, क्या बोला a बिलोंग्स टू, और इस हिसाब से जो जो जुड़ रहा जोड़ते जाओ। 4 5 4 6, मेरी भूल पकड़ो, 5 5 5 6, मैंने क्या भूल की, 5 5, क्यों, स्ट्रिक्ट कंडीशन दी है, इसकी वजह से मैं नहीं लूंगा। अब देखो रेंज बोल रहे हैं, क्या बोला, फाइंड द रेंज ऑफ r। अगर रेंज का है ना तो ये जो ऑर्डर पेयर तुम्हें निकला ना उसका सेकंड एलिमेंट का समुच्चय, जैसे को सेकंड एलिमेंट में क्या है 2 5 6, बरोबर, देखो 2 5 6, बस यही है। -1 कहीं पे भी दिख रहा है नहीं ना, तो वो रेंज नहीं, यानी ऐसा लिखूंगा रेंज ऑफ r 2 5 6। समझ गए सवाल, ये तो था, बरोबर। देखो फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन। 1 बजे तक लेक्चर रखो, चलेगा?
किसी को कोई प्रॉब्लम? जरा पॉज कर दो। फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी, बरोबर, वेर सेट्स ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5। तो मुझे क्या कहा है कि दो रिलेशन दिए, एक मिनट, मुझे क्या कहा, फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी, यानी रिलेशन यानी क्या बोला, कार्तीय गुणन जैसा ही है। कार्तीय गुणन को हमने क्या कहते हैं, रिलेशन। कार्तीय गुणन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, वो रिलेशन जिसमें सब कुछ सबसे जुड़ जाए उसी को हम बोलते हैं कार्तीय गुणन, ठीक है। और मुझे बताया कि जो ए क्रॉस बी है ना, बरोबर, उसका रेंज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं। और रेंज का मतलब क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज। तो चलो पहले ए क्रॉस बी करता हूं। तो ए क्रॉस बी, ए क्या है 1 2 3, क्रॉस बी, बी क्या है 4 5, ठीक है। अब देखना 1 4 2 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, बरोबर। अब देखो रेंज क्या मिला, बताओ, मैं सही कह रहा हूं, रेंज क्या मिला 4 और 5। देख लो सेकंड एलिमेंट होता है रेंज। अब बार बार रिपीट रहता है, बोला एक लड़का बोलता है सर 4 नहीं आया, बोला तो बोला सर 4 4 4 और 5 5 5। समुच्चय में अगर एक चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको दूसरी बार लिखा नहीं जाता है ना, 4 और 5 भी होगा। और 4 और 5 क्या है, समुच्चय बी है कि नहीं। तो इससे देखिए हमें एक चीज पता चल गई कि कार्तीय गुणन की बात करें तो समुच्चय ए क्या होता है, समुच्चय ए से ही बनता है डोमेन। देख रहे हो ना, एक मिनट, डोमेन की बात करते तो पहला घटक देखो, पहला घटक क्या आया, ये पूरे ए क्रॉस बी में 1 2 3, डोमेन ये था 1 2 3, और वही समुच्चय क्या था ए। यानी कार्तीय गुणन में बात कर जो पहला होता है वो क्या होता है, डोमेन, और जो दूसरा होता है वो कितना होता है। और एक और चीज, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की, तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब तुम बोले ये क्या हुआ, इसमें कितने घटक हैं 3, इसमें कितने घटक हैं 2, 3 गुणे 2 करो कितना होगा 6 होंगे। और देखो इनको मापो 1 2 3 4 5 6 घटक हुए कि नहीं। यानी हम ऐसा पूछे ए क्रॉस बी में कितने घटक हुए तो क्या बोलेंगे 6। और कैसे मापेंगे, इस हिसाब से। आया आइडिया, पोस्ट कर दे। थर्ड सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f विच इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट। इसको समझो, यानी हम कहां से ले रहे हैं नंबर्स, n से। n यानी कौन सा समुच्चय, 1 2 3 4 से लेके, सही कहा। डोमेन में 0 आ रहा है नहीं, इनपुट में 0 ले सकते हो। n यानी प्राकृतिक संख्या समुच्चय जो था 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, n तक यानी। और माइनस वाले अंक संख्या आएगी नहीं, तो हम इनपुट क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1, बरोबर, ये पॉजिटिव इंटीजर। और इधर भी क्या आएगा 1 2 3 से लेके, ठीक है। और देखो क्या कहा, एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी सूत्र दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2 और ऑल x बिलोंग्स टू आर, ऑल x बिलोंग्स टू आर। यानी जितने भी इनपुट ले रहे हो वो कहां से आ रहे हैं, आर, यानी प्राकृतिक संख्या समुच्चय से। पर तुम्हें क्या कहा गया है कि x यानी इनपुट तुम किससे लोगे, n से। यानी देखो अब तुम देखो क्या कहा, ऑल x बिलोंग, अब देखो f क्या दिया है, फंक्शन कहां से कहां है, n से n, यानी इनपुट भी नेचुरल नंबर आउटपुट भी नेचुरल नंबर। तुम ऐसा नहीं बोल सकते इनपुट नेचुरल नंबर, यानी तुम ये तुम्हें डायरेक्शन देता है कि क्या क्या ले सकते हो, कौन सी जगह तुम कौन सा संख्या लोगे। तो इसको चेक करने के लिए तुम 4 ले सकते हो, यस और नो, ले सकते हो क्योंकि यहां से। तुम 5 ले सकते हो, हाँ। तुम -3 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि n है। तो ये चीज तुम समझ गए कि तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। और तुम्हें यहां पे भी कौन सा नंबर आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। अब तुम बताओ कि अभी मैं एक चीज बता रहा हूं कि आउटपुट में -5 आएगा,
क्यों? क्योंकि आउटपुट में बोला आउटपुट यही वाले में जाना चाहिए, बरोबर। और हमको पूछा रेंज, क्या पूछा? रेंज पूछा, तो चलो ठीक है, बरोबर। तो देखो आ गया, चलो। तो रेंज के लिए देखो मुझे क्या करना है, एफ ऑफ 1 चेक करता हूं, ठीक है। एफ ऑफ 1 यानी एक्स की जगह क्या लगाऊंगा मैं? 1। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, देख रहे हो? तो 1 देखो, 1, एक मिनट, 1 + 2, एक मिनट, x + 2 था ना, तो 1 + 2 क्या आया? 3। एफ ऑफ 2 लूंगा तो क्या आएगा? 1 + 2, वो 2 + 2 क्या आएगा? 4। और एफ ऑफ 3 लूंगा तो क्या आएगा? 3 + 2, बरोबर। एक मिनट, 2 + 4 नहीं, 2 + 2, बरोबर। ये 3 + 2 5। यानी तुम देख रहे हो जो मैं ले रहा हूं उसमें 2 जोड़ दो। अगर मैं 5 लूंगा तो क्या आएगा? 7 होगा कि नहीं? अब तुम बोलो कि एक मिनट, तो सर मैं कैसे लिखूंगा? आपने जो पिछले सारे समुच्चय बताए थे उनमें तो छोटे छोटे समुच्चय थे, उन पे क्या आता था? 1 2 3 4 5 यार 1 2 घटक में खत्म हो जाता था। इस बार 1 2 घटक में चीजें खत्म होने वाली है नहीं, 1 2 घटक में खत्म होने वाली नहीं है, तो इसमें सारे नंबर आ जाएंगे। तो सर यानी आप आर की बात कर रहे हो? आर आएगा? सोचो सोचो, सोचने वाली चीज है ये चैप्टर, सोचने वाला। आर नहीं आ सकता, मतलब क्यों? देखो मैंने 1 लिया तो 3 आया, 2 लिया तो 4 आया, 3 लिया तो 5 आया। पॉइंट वाली संख्या बीच में आई? नेगेटिव आई? नहीं। 0 आई? नहीं। तो आर नहीं आएगा। आर में ये सब आता था। तो अब तुम बोलो सर पूर्णांक है, कौन से? धन पूर्णांक। क्या रे? यानी सर मुझे इतने 3 से ही पता चल गया कि सर धन पूर्णांक आ रहे। मैंने बोला रेंज की बात कर रहा हूं, यानी आउटपुट में क्या क्या आ रहा है? रेंज में क्या आ रहा है? सबके सब धन पूर्णांक आ रहे हैं। सही बोला? देखो 1 2 3 मिनट 3 4 5 ऐसे करके आगे जाएगा। अब देखो तुम देखो इनपुट में 1 से शुरू कर रहे हो, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर देखो एफ ऑफ, देखो 4 लोगे तो क्या आएगा? 4 + 2 6, देखो 3 4 5 6 7 8 से लेके n तक, यानी n ही आ रहा है ना पूरा। अब एक लड़का है ना होशियार है, एक लड़के ने गलती पकड़ी कि सर आप गलत बोल रहे हो। मतलब क्यों? बोले सर आपने अभी सिखाया n = 1 2 3 4 5, और सर मैंने n बराबर यानी जहां से शुरुआत से इनपुट लिया, 1 लिया तो 3 आया, 2 लिया तो 4 आया, 3 लिया तो 5 आया। बोला हाँ। और बोला सर ये सब n के पार्ट है। बोला हाँ। पर उसने बोला सर आप तब भी गलत बोल रहे हो। क्यों? बोला सर 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, n में 1 और 2 भी आता है। और आपने बताया 1 और 2 के लिए 1 लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? x, बरोबर। तुम समझो, तुम समझना मेरी बात कि आउटपुट 1 आए उसके लिए इनपुट क्या लेना हो? देखो सूत्र क्या है? x + 2 बराबर, बरोबर, सूत्र है x + 2, यानी इससे हमें आउटपुट मिलेगा। और मैं बोल रहा हूं कि मुझे देखो आउटपुट मुझे 1 चाहिए, इनपुट का सूत्र ये रहा और आउटपुट ये है, तो मुझे x बराबर क्या लेना पड़ेगा? -1। इनपुट में -1 ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये n पे बोला, तुम इनपुट -1 ले ही नहीं सकते, और तुम इनपुट -1 ले नहीं सकते तो आउटपुट 1 आएगा ही नहीं, तो यानी 1 कभी नहीं आएगा। तो सर 1 नहीं आएगा, ये आप मान लो। मैंने बोला हाँ मान लिया मैंने, 1 नहीं आएगा। तो और 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 आउटपुट लेने के लिए मुझे x वो क्या करना पड़ेगा? इनपुट लेना पड़ेगा 0, और स्ट्रिक्टली क्या है? 0 भी मत लो। तो इनपुट में सारे n नंबर आए, 2 3 4 5 से 3 4 5 से लेकर जितने नंबर बोलो वो सारे आएंगे, पर 1 और 2 आएगा नहीं। तो उसको ऐसे लिखाएंगे n- कौन से घटक नहीं आए? 1 और 2, इसको ऐसे दर्शाया जाता है। तो देखो रेंज आया n - 1 और 2। बताओ ये सवाल समझ में आया? क्या था? रेंज पकड़ना। ये चैप्टर देखो। अगला सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन गलत लिख दिया, नहीं बरोबर है, चलो। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f इज फ्रॉम n to n, f इज फ्रॉम n to n, बरोबर, एंड f of x इज इक्वल टू 2 की पावर x। देखो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातांकीय फलन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझो। आगे वाले टाइम पे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण राशि आएगी जिसे कहते हैं e to the x। ई यानी 2.78 नंबर होता है, 2.78 या 2.77। अब साल बात समझो, ई टू द एक्स यानी ये वाली चीज रख दे जगदीश, उसके भी काम नहीं है। थॉट क्रॉस होंगे, नहीं थॉट क्रॉस होते, समझ रहे हो। जब वो मुझे अच्छा याद दिलाया, अब्राहम लिंकन की बात याद आ गई। अब्राहम लिंकन एक बात कहते थे कि जब जूते वो पहना तो जूतों की डोरी बांध रहा होता ना,
तब मैं सिर्फ जूते की दूरी बांध रहा होता हूँ। जब मैं दाढ़ी कर रहा हूँ तब मैं सिर्फ दाढ़ी कर रहा होता हूँ। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे अब्राहम लिंकन, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड थे, है ना। उनसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर कोई महान व्यक्ति ने कुछ महान बात कही है तो उसको हमें समझना चाहिए कि हाँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनको महान बनाती हैं। अगर वो चीज़ उनके लिए काम कर दी, वो भी इंसान हम भी इंसान, उनके लिए काम की तो हमारे लिए भी काम करेंगे, बरोबर। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि एक वक्त पे एक काम, समझ रहे हो। अमुक चीज़ें कहते सेकेंडरी होती हैं, समझ रहे हो। अमुक चीज़ें कैसे होती है सेकेंडरी, अमुक वक्त चीज़ें वक्त में एक बार होती हैं, समझ रहे हो। जैसे कि क्लास रिकॉर्डेड हो गई, अब तुम्हारे पास लाइव रहेगी हमेशा, बरोबर। पर वो जो क्या, हाँ, पर वो जो मोमेंट तुम्हारे साथ होगा ना, कौन सा, कि ये मोमेंट में मैं ये सुन रहा था, वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस के लिए होता है ये सारी चीज़ें, कि एक्सपीरियंस की नहीं, मैं इस क्लास में था तब मैंने क्या देखा, मैं तो डीसी पांडे पढ़ रहा था, तो वो थोड़ा सा बिगड़ेगा ना, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, पर मैं ये सुन रहा था। तो इसके बारे में मैं अलग से पूरा एक लेक्चर लूँगा। और ये बहुत कमाल का नंबर है, ये दुनिया का ऐसा नंबर है कि जिसको काटो तो कटेगा नहीं, जोड़ो तो जुड़ेगा नहीं। अब तुम लोग यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी वही रहेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तब भी वही रहेगा। इतना, और ये इतना कमाल का कर्व देता है कि बात मत करो। काटो तो कटे नहीं, जुड़े तो जुड़े नहीं, बराबर। ये फिनिक्स की तरह बोलते हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ ने बोला था ये फिनिक्स की तरह है। हैरी पॉटर देखिए कि नहीं, देखना हैरी पॉटर में ना फिनिक्स बर्ड आता है। फिनिक्स बर्ड यानी उसको जला दो ना, अपने पत्ते उसके ना पर सब खुद अपने आप स्वयं जल जाते हैं, उसके बाद वो फिर से राख में से पैदा होता है। उसको काटो फिर से जल आ जाएगा। अपने को कोई काट नहीं सकता, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, ये ऐसा टाइप का फंक्शन है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 2 की x, ये अलग है, ये अलग है, बरोबर। 2 की x। अब मुझे बताया इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज दिमाग में मान लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब तुम बोलो सर क्या फेंक रहे हो, एक्सपोनेंशियल 2 की x यानी 2 की घात है, घात प्लस में हो या माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो ऐसे नहीं सोचने का कि सर ने बोला मान लिया। मैथमेटिक्स का लड़का कभी भी मानेगा नहीं, बरोबर। वो सोचेगा कि ये मान रहा हूं तो क्यों मानूंगा, या तो पूछेगा कि बताओ, प्रूव दैट करने के टाइम पे कुछ मानेगा, पर उससे पहले नहीं मानेगा। तो प्रूव दैट, मैंने आपसे सर बोला कि सर एक्सपोनेंशियल वाले जो भी फंक्शन होते हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। मैंने बोला हाँ, बरोबर। और बोला कि सर ये जो x घात है इसकी कितनी, 1 मिनट, x घात है ना, मैंने बोला हाँ। और वो बोल रहा है कि x की कितनी भी घात कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, वो 0 से बड़ा ही रहेगा। मैंने हाँ। तो बोला सर बताओ कैसे, यानी एक लड़का ऐसा बोलता है, तुमने तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया ये बताना कि 2 की -99 घात हो तो सर ये प्लस रहेगा, इतनी -99 घात है सर ये प्लस रहेगा, तुम बताओ प्लस रह सकता है लेस रह सकता है? 2 की -99 घात, 1 मिनट रहेगा, थिंक करो। अभी देखो, थिंक करने से पहले ग्राफिकली सोचो। 360 देखो, एक फोटो होती है, तुम इस जगह पे खड़े हो तो यहाँ से तुम्हें ये विजन दिखेगा, बरोबर। पर जब तुम अपनी दृष्टि फलक विस्तृत करते हो तो तुम्हें सब दिखता है। वैसे ही मैथमेटिक्स का होता है, अप्रोच करने की कई विधियाँ होती हैं। तुम अगर हर विधि को समझ लो तो तुम्हारे पास 360 डिग्री आती है, और जब तुम्हारे पास 360 डिग्री व्यू आता है ना तो चीज़ें आसान होती है। तुम्हारी खाली सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल मालूम है, आंखों का एक प्रकार का नंबर आता है, उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल नंबर। आदमी को सिर्फ सीधा दिखता है, यानी इस तरफ का दृष्टि फलक कट जाता है। घोड़े को नहीं बांधा जाता है इस तरह से, तो उसको इस तरफ का नहीं दिखता, बस ऐसा। अपने को ऐसा नहीं रखना, मैथ्स में अपने को 360 व्यू रखना है। होशियार लड़का कौन सा होगा मैथमेटिक्स में? वो लड़का नहीं जो सवाल का धड़ाधड़ आंसर ला रहा है। वो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। बॉडी बनाने जैसा होता है, पहले दिन माय कांगला जाता है लड़का, धीरे धीरे रोज बनाते बॉडी बन जाती है ना। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं पहले दिन में मास्टर नहीं बनना, पर रोज प्रोसेस करनी, रोज पढ़ना है। होशियार लड़का पर होगा कौन? जिसको पता ये सवाल सर ऐसे भी गिनेंगे, ऐसे भी गिनेंगे, ऐसे भी गिनेंगे, मुझे तीनों विधि आती है, पर सर ये विधि सबसे आसान है। सवाल पहन उठाने से पहले उसने गिनती पकड़ ली, तो तुम तो बोले वो जीनियस है। अरे जीनियस नहीं, उसने ज़्यादा मेहनत की है। तुम रात को 2 से 3 सो रहे होगे, वो रात को 2 से 3 उसने स्पेशल उठ के मेहनत कर रहे हैं। अब तुम समझ रहे हो, ये चीज़ तभी होती जब प्यार हो। अब लड़की से नहीं, काम से, बरोबर। काम से प्यार होना बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स का जो बता रहा था मैं कि स्टीव जॉब्स ने पहली उसकी जो उसको ना उसी की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था, तब उसने पिक्सार कंपनी बनाई थी, बरोबर, एड कैटमल के साथ। और वो एड कैटमल के साथ जब वो पिक्सार बना रहा था तब उनका पहला प्रोजेक्ट आया था, वो था टॉय स्टोरी पे। टॉय स्टोरी की पिक्चर थी, बरोबर करके पिक्चर थी, बहुत कमाल की पिक्चर है, देखना। तो टॉय स्टोरी की पिक्चर बनाता तो एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देता था, एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देता था कि ये सारी चीज़ें, बरोबर। तो तुम समझ रहे हो,
छोटी छोटी डिटेल पे वो रात को 2-2 बजे अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता था। सीईओ, ओरेकल का सीईओ, बरोबर, लैरी एलिसन को, कह रहे दोस्त ये तो कितनी सी छोटी, यानी तुम समझ रहे हो 2.5 घंटे की पिक्चर पे रात को 2 बजे अपने दोस्त को कॉल करके बुला रहा है कि देख 2 सेकंड में ये वाला जो शॉट है तो एकदम मस्त हो गया है, ये वाला व्यू, ये वाली क्लिप देख एकदम अच्छी, ये वाली क्लिप देखे। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल होती है, तब जाके इतनी कमाल पिक्चर बनी। तो तुम जब एकदम धड़ाके से करने लगो तो लोगों को लगे ये तो जीनियस है, पर देयर इज नो जीनियस, देयर इज जस्ट ऑब्सेशन। यानी अगर तुम किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हो ना, पूरे डूब गए। मोटिवेशन है ना, मजदूरों को चाहिए होता है। आज तो मोटिवेट कर दिया सर ने, आज मैं पढ़ेगा, अरे धड़ाधड़ 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे एक दोस्त आता है, अरे चलो फ्री फायर खेलते, पबजी खेलते हैं, दूसरा सर्वर है पबजी खेलते हैं, खेल रहे हो पबजी, मोटिवेशन कहाँ गया। पर तुम अगर एक विल लेके आते हो, विल यानी एक मन के कि नहीं ये 2 साल है, 700 दिन, सिर्फ 700 दिन मैं इस पर पूरी जान लगा दूंगा, जाने दूंगा, तब जादू होगा। जादू तब होगा, तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम्हारा विल ही खुद एक सेल्फ मोटिवेटिंग चीज, तब तुम क्या गिरोगे नहीं, थकोगे तब भी फिर भी खड़े होगे, समझ रहे हो, क्योंकि तुमने ठान लिया है कि नहीं मैं अच्छी तरह करूँगा, और वो चीज़ तुम्हें आगे बढ़ा जाएगी, समझ रहे हो, वो चीज़ तुम्हें राख से खड़ा कर देगी, इसकी तरह फिनिक्स की तरह खटाओ, और वो चीज़ तुम्हें बहुत आएगी, यानी तुम समझ रहे हो, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो 2 की -99 घात बताई ना, अब तुम बताओ कि प्रूव करके बताओ ना सर। तो देखो 2 की -99 घात, तो 1/2 की 99 घात लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब समझो संख्या रेखा, बरोबर, ये रे, हीरा बीचों बीच 0 के इस तरफ जैसा टप्पा खाओगे नेगेटिव के एरिया पे आओगे, ये दूसरे लोगों का है, ये भाई लोगों का एरिया है, बरोबर, और ये साढ़े लोगों का एरिया है, साढ़े लोगों का एरिया ना पॉजिटिव। अगर तुम ये एकदम 0 है ना, बॉर्डर है, बरोबर, जैसे दीवार होती है, 2 घर के बीच की दीवार, तो मैं ये दीवार मेरी, 1 मिनट, ये पूरी दीवार ना उनकी है ना मेरी है, ये दीवार हम दोनों को डिवाइड करती है। इस एरिया से साइड जो भी है इधर से एकदम अटैच ये रहा, बरोबर, अटैच ये रहा, बरोबर, यहाँ से अटैच ये चीज रही, ये जो भी है वो चीज क्या है, मेरा है, यहाँ पे, यहाँ से, और उस तरफ के जो भी है वो उसका है, तो ये समझ लो पॉजिटिव साइड। ये अब एकदम 0, 1 मिनट, दीवार से भी अटैच हो तो अभी वो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। तो समझो 1/2 की 99 घात करोगे, 1/2 की 99 घात, 1 मिनट, 2 की -99 घात थी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब 1/2 की 99 घात करोगे तो 0.0001 करके कुछ भी हो, पर आ तो यही रहे। अब 2 की अनंत घात कर दो, 2 की अनंत घात कर दो तो ये 0 हो जाएगा, पर अनंत घात तक जाओगे तो 1/0 आके वो अनडिफाइंड हो जाएगा, पर अनंत घात अपने जा नहीं रहे, बरोबर। यानी तभी तुम समझ रहे हो, ये चैप्टर में बहुत कमाल की चीज एक और अनंत घात से आ गया कि जहां पे भी अनंत आ रहा हो ना, इन्फिनिटी, वहां पे तुम इस चैप्टर से भाग जाओ। जहां पे भी बटे में 0 आ रहा है भाग जाओ, जहां पे भी अंडर रूट में -1 आ रहा है भाग जाओ, यानी वो सारी चीजें जो आ रही है उनको हटा दो, वहां पे नहीं जाना। उसके अलावा जहां पे बात करनी जाओ, तो तुम मैंने बोला ना कि 2 की अनंत घात ले लो, उसको भूल जाओ, पर 2 की 10,000 घात ले लो, वो तो अनंत नहीं है ना। 2 की 10,000 घात बहुत बड़ी संख्या है। ये तो ऐसा होगा कि 1 रुपये को पूरी भारत की आबादी के बीच में बांट दो, सबके हाथ में कितने रुपये आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। पर तुम समझो अगर बांट भी जाए, कैलकुलेटर बताएगा 0.00000 करके कुछ बताएगा, पर नेगेटिव तो नहीं बता रहा ना। ये तो मेरी आर्ग्यूमेंट थी, ये कितना भी बड़ा कर लो, 0.0 करके कुछ आएगा, और माइनस नहीं आएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, पर नेगेटिव नहीं जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर हाल में ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता। 2 की x घात है, 3 की x घात है, 4 की x घात है, 5 की x घात है, 10 की x घात है, कोई भी नंबर ले लो, वो हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, समझ लो। घर पे जाके कैलकुलेटर खोल लेना और कैलकुलेटर पर जाके सवाल गिनना, पता चल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ तो तुम्हें पता चल गया। अब एक लड़का है, बहुत साड़ा है, बोला सर हर आरी का एक तोड़ होता है। बोला अच्छा, बोला क्या, ये हो तो बोला हाँ, तो आर्ग्यूमेंट से ये 0, ये लेस देन 0 हो जाएगा। पॉजिटिव संख्या है, उसका माइनस से गुणा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ये ऐसी चीज़, समझो, छोटी छोटी चीज़। 1 मिनट, बहुत बड़ी इमारत है, बराबर, वो बनती किससे, छोटी छोटी ईंटों से ना। तो ये छोटी छोटी ईंट है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की, छोटी छोटी ईंट समझोगे ना। तो जब DEE के टाइम पे कोई सवाल करने आ रहे हो, गुजकेट के टाइम पे, क्योंकि तुमने ये छोटी सी चीज़ अच्छी तरह समझ ली है, जानते हो, तुम्हारे पास इसकी मेमोरी है, तो तुम्हारे लिए चीज़ आसान हो जाएगी, समझे। चलो जसवंत चला है ना,
तो मैंने मैट रिडली की जो किताबें पढ़ा था ना कि आने वाला फ्यूचर हमेशा अच्छा ही होगा, उसमें एक बात की थी कॉर्नेलियस वांडरबिल्ट की। 1800 या 1700 के ज़माने की बात कर रहे हैं, आज से कितने साल पहले, 200-300 साल पहले। दुनिया का सबसे अमीर इंसान, सुविधा की बात करो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास कैसी सुविधा होगी आज के ज़माने में, कैसी कैसी सुविधाएं होंगी? जाने के लिए प्राइवेट जेट, बरोबर, और करने के लिए, रहने के लिए हद से ज़्यादा बड़ा बंगला, एक से एक चीज़, यानी एक काम करने के 100 लोगों की फौज होगी कि नहीं होगी। पर 1700 के ज़माने पे, यानी आज से 300-400 साल पहले, अमेरिका का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी की बात करें तो वो था कॉर्नेलियस वांडरबिल्ट। अमेरिका का सबसे बड़ा मकान उसके पास था उस टाइम, बहुत पैसे वाला आदमी था। और उसके मकान पे ना चकली नहीं थी, नल। अब तुम लोग क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय नल का इजाद ही नहीं हुआ था अच्छी तरह। यहाँ तो मैं गलत भी बोल रहा हूँ, पर तुम समझो, यानी वो पाइपलाइन की सिस्टम होती है ना, ड्रेनेज, तब तो बिजली इतनी थी नहीं, तो घर उसका इतना बड़ा था, उसमें दिए दिए लगते थे। तो तुम समझो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, उसको जो सुविधा मिल रही है उससे ज़्यादा सुविधा आज एक सामान्य इंसान को मिलती है, मिलती कि नहीं? तुम्हारा एक छोटा सा रूम हो, बरोबर, और उस छोटे से रूम पे पूरी दुनिया का इंटरनेट है, अच्छी 24 घंटे बिजली है, पानी है। तुम्हें अगर उसको यहाँ से वहाँ जाना हो ना, अमेरिका के दूसरे कोने पे, तो उसको महीनों जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि तब इतनी सुविधाएं थी नहीं, बरोबर। तुम्हें पता, जब भारत में मुगल बादशाहों की बात की जाए तो मुगल बादशाह में जब औरंगजेब, अकबर, इन सब लोगों को अगर कश्मीर जाना होता था ना, तो बड़ा काफिला लेके जाते थे, बड़ा काफिला, बड़े सारे लोग उनको लेके जाते थे, बरोबर, और 2 महीने लगते थे जाते, और 2 महीने ठहरते थे फ्री के टाइम पे। 2 महीने जाते थे, 2 महीने ठहरते थे। आज तुम्हें कश्मीर जाना हो, सोच लो, 2 महीने लगेंगे। और पापा मुझे कश्मीर जाना है, बोला जा, बोला 2 महीने लगेंगे। और कैसे जा रहा है? चलते जा रहा है। बोला मर जाएगा। बोला नहीं, औरंगजेब गया था। बोला बेटा वो राजा था, तू तो गधा है। तब क्या करोगे? तो तुम समझ रहे हो, उस समय का दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाले राजा थे। भारत सबसे ज़्यादा पैसे वाला था, 33% नहीं 23.5% दुनिया की इकोनॉमी भारत के पास थी। और उसका सबसे अमीर इंसान भी 2 महीने लगता था उसको जाते, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। तो कई तो अनसंग हीरो होंगे ना, जिन्होंने छोटी छोटी करके बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की, जिसकी वजह से हमें इतना फ़ायदा होता है। तुम समझो, आने वाला फ्यूचर में और भी अच्छी चीज़ें होंगी, तो तुम समझो कौन करेगा? इधर ही से कोई बैठा हो सकता है कि नहीं? समझ रहे हो? जैसे कि इसने एक ऐसी कार बना ली, बरोबर, जो जैसे ही हो जाए ना, सटाक करके एकदम रबर बॉडी, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं एडवांस मटेरियल साइंस बोलते हैं। कि तुम समझो, जैसे कार अथड़ाती ना दो, तो एक कार से दूसरी कार का जैसे टक्कर होता है ना, उसका बॉनेट ही वो पूरा हिल जाता है, एयरबैग खुल जाते हैं, तो आदमी तो बच जाता है, पर कार पूरी तबाह हो जाती है, बरोबर। इसने इलास्टिक कार बना दी। इलास्टिक कार है, अथड़ाएगी ना तो बॉनेट दबेगा, और जैसे नहीं रबर दबने के बाद एकदम सीधा हो जाता है, धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। कार के इंजन भी वैसा, कार में भी फर्क ऐसा, कार को कोई कुछ नहीं हुआ, आदमी को भी कुछ नहीं हुआ, तो आदमी के लाखों रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और वो कार इतने अच्छी तरह, वो तुम लोग इसमें ना, वो तुम देखोगे इलास्टिक वो होते हैं ना, वो बोलते हैं वो पूर्ण इलास्टिक, वो बोलते हैं ना हम, जो टक्कर को बोलते हैं हेड ऑन टक्कर, ये सारे टाइप की, उनमें तुम सीखोगे तो कई सारी चीज़ें। तो तुम समझ रहे हो, आने वाला फ्यूचर के जो बीज हैं वो यहीं पे रखे हैं, समझ रहे हो? ख्याल कब आएंगे? जब हमने समझा होगा। समझा ही नहीं तो ख्याल कैसे आएंगे? ये चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें समझना है अच्छी तरह से। चलो आगे देखते हैं। तो 2x आया, इसकी मुझे क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है ना। अब देखो कहाँ पे निकालना है। 2 की कितनी घात दी है? n से n, बरोबर, n से n दिया है, यानी मैं इनपुट क्या लूंगा? x। एक मिनट, f n से n मुझे देखना किसको होता है? x में, इनपुट x में देना होता है। इनपुट n कितना दिया? n से ले और कहाँ जाएगा? n तक। देखो 2 की 1 घात लूंगा, बरोबर, f of 1 यानी 2 की कितनी घात लिखूंगा? 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 2। इस सूत्र में जो लगाओगे जो आएगा वो आउटपुट, ये तुम्हारा रेंज। अब f of 2 लोगे तो क्या होगा? 2 की 2 घात कितना आएगा? 4। f of 3 लोगे तो 2 की कितनी घात? 3, कितना आएगा? ऐसे करके जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने इनपुट 2 लिया, इनपुट 1 लिया, तो आउटपुट क्या आया? 2। x 1 लिया ना, तो आउटपुट क्या आया? 2। इनपुट n से ले रहे हो, बरोबर। अगर इसको तुम इस तरह से ले, इनपुट यानी घात में तुमने क्या ली? 2 घात ली, तो आउटपुट में ये क्या आया? 4। 3 लिया तो 8 आया। ऐसे करते करते तो ये बहुत आगे जाएगा। तो तुम बोल सकते हो कि रेंज क्या होगा? 2, 4, 8 से लेके, यानी तुम ऐसा बोल सकते हो 2 की n घात, है ना, और n कैसा? पॉजिटिव वाला, यानी ये
ये था इसका रेंज, समझ गए? ये होती है भाषा, समझे? देखो इनमें यानी इनमें तुम्हें एक जैसे नहीं अपने लिखने का एक अंदाज होता है, जैसे अपने पत्र लिखन कर रहे होते हैं, वैसे डोमेन रेंज को हमें समझना है कि क्या एक मिनट शब्दों के भीतर का खेल है। तुम्हारे सवाल गिनने से पहले तुम्हें पता चल जाएगा। और ये कैसे होगा? ग्रेजुअली होगा, सवाल देखते जाओ, समझते जाओ, अपने आप तुम समझने लग जाओगे, बरोबर? ठीक है जसवंत। और देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की कीमत ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए एक्स, और एफ ऑफ 1/5 बराबर 28/5, यानी ये वैल्यू पे देखो यहाँ पे जो दिया है x, यानी ये इनपुट है, x की जगह अगर मैं ये लिखता हूं तो मुझे ये मिलता है आउटपुट। तो समझो मैं तुम्हें पहले ये चीज सिखाता हूं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a की। यदि एफ ऑफ एक्स का मुझे सूत्र दिया है और एक इनपुट वैल्यू दी है, यानी अगर मैं इनपुट 1/5 लेता हूं तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है? 28/5, और इसके आधार पर मुझे a की वैल्यू निकालनी है। गिनती देखें, चलो गिनती क्या दी है? एफ ऑफ एक्स में देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है 1/x माइनस ए एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए एक्स, ठीक है? अब क्या दिया है? गिवन दैट एफ ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 28/5, यानी x की जगह 1/5 रखूंगा ना तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 28/5। देखो ये होता है, एक मिनट, ये इनपुट है और ये इनपुट का सूत्र है। इनपुट के सूत्र में मुझे क्या लिखना है? 28/5, तो इधर मुझे क्या मिलेगा? 1/5 होगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? 28/5, यानी ये वाले सूत्र में देखो, यानी x की जगह, इस सूत्र में x की जगह मुझे क्या लगाना है? 1/5। तो देखो 1/x, तो देखो 1 में क्या लिखूंगा? 1/5 बरोबर, माइनस a, x की जगह क्या लिखूंगा? 1/5, तो आंसर क्या आएगा? 28/5। सही लिखा? सबको समझ आया? चलो तो ये आएगा 5 माइनस a/5 इज इक्वल टू 28/5। देखो एलसीएम लेंगे, बताओ एलसीएम लेते सबको आता है ना? अब मैं से एकदम धड़ाधड़ एलसीएम, देखो 25 माइनस a/5 इज इक्वल टू 28/5। तो देखो 5 से 5 कट गया, कैसे कटा? देखो ये 5 यहाँ पे आके गुणे में जाता, फिर कटता, उससे अच्छा एक ही जैसा यहाँ से काट डाला है, दोनों जगह हर समान है बराबर के, तो काट दिया जाता है। तो देखो 25 माइनस a बराबर 28 हुआ, तो देखो 25 यहाँ से यहाँ गया, तो देखो माइनस a बराबर 28 माइनस 25, तो देखो माइनस a बराबर 3 आया, देखो 28 माइनस 25, मुझे तो खाली a चाहिए, तो a बराबर क्या आया? -3। तो देखो आंसर आ गया हमारा a इज इक्वल टू -3, ये मेरा आंसर हुआ। समझे मेरी बात? ये हुआ मेरा आंसर। तो सुन, ठीक है, कर दिया? f इज फ्रॉम r टू r बरोबर, और f ऑफ x का सूत्र दिया है, यानी रियल वैल्यू से रियल वैल्यू, f ऑफ x का सूत्र दिया है बराबर 2x + 3। देन द ग्राफ इज, देखो ऑप्शन दिया स्कैटर पॉइंट, B a line, C a rectangle, और D दिया है सर्कल। तो देखो ये सारी चीजें ना तुम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सीखने वाले हो, बरोबर? जो बोलो ना कहते ज्यामिति में आने वाले, बरोबर? याम ज्यामिति में ये सारी चीजें कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, बरोबर? फिर तुम स्कैटर पॉइंट क्या होता है, स्कैटर पॉइंट है ना, देखो यूं ऐसे करके, देखो अलग अलग करके ऐसे पॉइंट हो, इसको स्कैटर पॉइंट बोलते हैं। अब हमें ये बताया कि ये जो फलन है इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, बताओ? सोचो, तुम लोग सोचो, नहीं सोच पा रहे, दिमाग में पिक्चर नहीं आ रही, तो कभी भी नहीं है तो हिट एंड बोलो ना, ट्रायल एंड एरर लगाओ। ट्रायल एंड एरर कि चलो मुझे नहीं आ रहा ना, पर मैं ट्राई तो करूँ। क्या करोगे? मुझे ग्राफ बनाना, तो मुझे क्या चाहिए होता है? ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है x और दूसरा चाहिए होता है y। तो देखो इनपुट होगा ना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनपुट होगा उसको तुम किस पे लोगे? x पे। आउटपुट होगा उसको तुम किस पे रखोगे? y पे।
y पे। देखो इनपुट यानी x ही बोलोगे, सूत्र इनपुट x यानी वो खाली सूत्र, और सूत्र से जो उत्तर आएगा ना वो y होगा, बरोबर। और सूत्र से जो उत्तर आएगा उसी को हम बोलते हैं f ऑफ x। तो देखो ये रहा तुम्हारा, ये रहा, यहां पे तुम क्या लिखोगे, इनपुट, तुम क्या x की वैल्यू क्या ले रहे हो वो यहां पे लिखोगे, और यहां पे आएगा आउटपुट। आउटपुट यानी हम उसको बोल सकते हैं y भी बोलेंगे या f ऑफ x भी बोल सकते हैं, और यहां पे हम बोलेंगे x। अब ध्यान दो, तुम्हें नहीं पता था ना कि इसका ग्राफ क्या होगा, फिर मैं इसके बारे में एकदम बेसिक से जनरलाइज आइडिया दे दूंगा, पर पहले फील करो फिर आगे जाओ, ठीक है। देखो कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो चलो पहले मैं इस पॉइंट लेता हूं। देखो 2x + 3 दिया, हाँ देखो 2x + 3 बराबर 0, इसको पहले लाइन की इसको पहले बराबर 0 करो। अब देखो पॉइंट चाहिए ना मुझे, f ऑफ x। अगर x 0 ले रहा हूं, बरोबर, एक मिनट, 2x + 3 बराबर y बराबर 2x + 3, ये रहा y बराबर 2, 0 नहीं लेना, यही मैं छोटी भूल कर दी, y बराबर 2x + 3। यानी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखो, अगर मैं x 0 ले रहा हूं, देखो ये रहा x, ये रहा y, ठीक है। अगर मैं x 0 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, तो y क्या आ रहा है 3। अगर x 1 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है 5। अगर x में 2 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है 7। अब मैं एक नेगेटिव पॉइंट भी ले लूं, x अगर -1 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है 1 आ रहा है। देखो -1 ले रहा हूं, -1 × 2 -2, -2 + 3 1, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट में कनेक्ट करता हूं। 0 पे क्या आ रहा था 3, x 0 तो y क्या आ रहा है 3, ठीक है। x 0 तो y 3, यानी ये वाला पॉइंट क्या हुआ 0 3, ठीक है। ये 0 3 हुआ, फिर 1 लिया तो क्या आया 5, 1 लिया तो 5। देखो ये एकदम एक्यूरेट ड्राइंग नहीं है, पर अगर घर पे जाके तुम ग्राफ पृथ्वी पे ड्रॉ करोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। देखो अभी मैंने रात से पर्दा पाड़ दिया, पर तुम देखो अभी फील लाइन तुम्हारे आंखों के सामने बनती निकलेगी ना, 1 5, और ये देखो ये 2 लिया तो 7 आया ना, ऊपर होगा देखो, ये देखो यहाँ 2 इधर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये रहा 0.2, देखो ये रहा 0, ये रहा समझ लो 1, और ये रहा 2, 2 लिया तो 7 आया, इनपुट 2 तो आउटपुट 7। और वैसे ही इनपुट अगर -1 लिया तो आउटपुट क्या आया 1, बरोबर। इनपुट -1 तो आउटपुट क्या आया, एक मिनट, इनपुट अगर -1 लिया तो आउटपुट क्या आया 1, -1 + 1, तो -1 ये रहा, बरोबर। और y + 1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, हाँ हो गया ना। देखो 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 मैं एकदम सही पकड़ा, पर मुझे क्या लगा कि थोड़ा भूल जाएगा। देखो इनपुट -1 आउटपुट, अब देखो ये 4 पॉइंट जोड़ दो, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट जोड़ो। एक मिनट, देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा यूं खसक गया, पर देखो क्योंकि ये क्या ग्राफ पोथी पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, इसके लिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। पर अगर तुम जब इसको ग्राफ पोथी पे ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ना एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये सारे पॉइंट से जाने वाली। तो क्या मिल रहा है कि ये जो ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, और ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि ये देखो x क्या ले सकते हो तुम, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, वो सारे अनंत पॉइंट को जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, लाइन ही मिलेगा ना। ये होता है ग्राफ, यानी क्या दे रहा है तुम्हें ग्राफ, लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो समझो अब तुम्हें समझना कैसे, अगर एक घात हो, बरोबर, यहाँ x की कितनी घात थी, एक घात, तो तुम्हें हमेशा ग्राफ सीधी रेखा में ही मिलेगा। और तुम लोगों ने पिछले साल द्विचर सुरेख समीकरण सीखे थे, द्विचर सुरेख समीकरण आपने सीखा था, तो खबर एक वस्तु होती कि उस पर द्विचर सुरेख समीकरणों को हम ग्राफी विधि से हल करते थे। तब हम पता है रेखा बनाते थे, और रेखा का जो छेदन बिंदु होता था वही उसका सॉल्यूशन होता था, याद है। तो जब ये चीज़ जब तुम लोगों ने सीखी कि ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ का छेदन बिंदु हमारे आलेख का उत्तर है, अब बात तुम समझो कि ये तुमने बनाया, यही चीज़ ये है, पर तुम्हें एक चीज़ समझी, 2x + 3y बराबर 5, उसका ग्राफ बनाओगे तब भी ऐसी कोई रेखा आएगी, और ये दूसरे का। तो तुम देखो ना, ये भी कोई स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन है कि नहीं है। तो जब भी यहाँ पे भी एक चीज, एक घात, यहाँ पे भी अगर घात सबकी एक हो ना, जितने भी चर हो, x और y चर हैं, बरोबर, जितने भी चर यानी जिसकी वैल्यू तुम रख सकते हो, बरोबर। x को मैंने बोला कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो x चर है, बरोबर, और y आउटपुट y उसके हिसाब से आएगा, दोनों चर है। तो यानी अगर चर की भी घात एक है, यानी देखो x ही लिखा और यहाँ पे भी, और ये जो दूसरा है उसकी भी, दूसरे चर की भी घात एक है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता, क्या बन सकता है कि नहीं? तुम लोगों ने नहीं देखा वो, तुम क्या ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता क्या?
एब्सोल्युटली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ये स्ट्रेट लाइन? एब्सोल्युटली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें जो चर होंगे उनकी दो घात होगी, दो घात। अगर घात बढ़ती जाएगी इस हिसाब से भी ना, तब ये क्या हो जाएगा, पैराबोला के टाइप का हो जाएगा, इस तरह से ये घूमेगा। तो मेरी ये बात समझे। अब देखो ये वाली चीजें अपने देखते हैं। चलो ये वाली चीज अभी मैं बता देता हूँ, बरोबर, कि ये क्यों होता है, ऐसा ग्राफ कैसे मिलता है, बरोबर जसवंत, बरोबर। अब देखो अपने लोगों ने पहला जो फॉर्म देखा वो देखा कि फंक्शन को अपने ना गुणधर्म से दर्शाते थे, यानी कैसे, f इज फ्रॉम a टू b, फिर f ऑफ x का बराबर कुछ सूत्र लिख लिया, बरोबर। फिर सेकंड जो फॉर्म देखा, बरोबर, उसमें हमने देखा कि हम कौन से फॉर्म पे दर्शाते थे, रोस्टर फॉर्म पे फंक्शन को, रिलेशन को, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी एक ही बार आएंगे ये जितनी भी नंबर आएंगे और एक ही बार जुड़ेंगे, और ये जो डोमेन है उसमें से सारे नंबर आ जाएंगे। थर्ड फॉर्म था एरो डायग्राम। अब फलन फंक्शन का एरो डायग्राम कुछ इस तरह से होता था, यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो इससे जुड़ेंगे, यानी सब तीर मारेंगे एक ही बार मारेंगे, समझ लो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, कुछ भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 इन सब ने एक को ही तीर मारा, वो चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है उससे लेना देना है, पर यहाँ पे रूल फॉलो होना चाहिए कि सब तीर मारेंगे एक ही बार मारेंगे, ये एरो डायग्राम। अब हम जो फोर्थ टाइप देख रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ, कि फंक्शन को हम कैसे दर्शाते हैं, वो होता है ग्राफ से, बरोबर। तो पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं, और पहले तो ग्राफ से चेक करते कि ग्राफ को देख के चेक किया जा सकता है कि फंक्शन है कि नहीं, है कि नहीं। तो चलो मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, ओके। तो जो ग्राफ को ड्रॉ करके मैं बता रहा हूं, अब देखना, ठीक है। वो है ग्राफ, एक मिनट, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स तो वो ये ग्राफ होगा, तो ये होगा, एक मिनट, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये इसका मतलब होता है, एक मिनट मैं अपने लिए बता रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि वाई की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव होगा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, बरोबर, ये ग्राफ है, ठीक। और एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई क्या होगा, पॉजिटिव, यानी एक्स अगर प्लस हो तो भी चलेगा, रुको, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, बरोबर, वाई की किसी भी वैल्यू के लिए, अरे वाई स्क्वायर बराबर एक्स ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, वाई की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, वो ये वाला ग्राफ हो, बरोबर, ये वाली चीज में मैं गलत हो गया था, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स ये वाला ग्राफ होगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, इसको ड्रॉ करते कैसे मैंने समझा, देखो y प्लस हो या माइनस, वाई स्क्वायर, बरोबर, जहां पे स्क्वायर है उस तरफ देखो, और x पॉजिटिव यानी इधर, बरोबर, ये वाला, ये ग्राफ वाई स्क्वायर बराबर x, ये वाला देखो क्या, y प्लस हो या y माइनस, x हमेशा प्लस यानी हो, देखो इसको बोलते हैं परवलय। इसका अपना पूरा स्पेसिफिक चैप्टर आएगा, इसकी एक एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, अभी खाली मैं इतना समझने के लिए बता रहा हूँ कि अपने को चेक करने की ग्राफ फंक्शन का है कि किसी और चीज का। अब दूसरा है एक्स पर बराबर वाई, एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी इस तरफ की बात, वाई पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ जाएगा, यू इसको बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, बरोबर। अब हमें चेक करना है कि दिया हुआ जो ग्राफ है वो फंक्शन का है कि नहीं, तो उसके लिए टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसके लिए टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, यानी कुछ भी नहीं करना, हॉरिजॉन्टल यानी क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष के समांतर, हॉरिजॉन्टल यानी यू, बरोबर, और वर्टिकल यानी यू, वर्टिकल, एक मिनट, वर्टिकल यानी वाई अक्ष पे, देखो ये वर्टिकल होगा, देखो ये होगा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली लाइन, ठीक है, बरोबर, ये होती है, देखो वाई अक्ष के समांतर, देखो ये समांतर यानी ये हुआ कि नहीं, समझ, देखो वाई अक्ष से ये लाइन, और एक्स अक्ष के समांतर यानी ये, ठीक है। तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली लाइन देखना है, तो मुझे कभी भी ये टेस्ट लेना, तो कैसे चेक करना है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में कि मैं क्या करूंगा, एक लाइन को ड्रॉ करूंगा, ये इस ग्राफ में से, देखो इस पॉइंट को इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया कि नहीं किया, बताओ, इस पॉइंट से वो गुजरी, अब ये लाइन जो जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से जानी चाहिए, पर ये कितने पॉइंट से गई, 2 पॉइंट से,
बरोबर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो अब x बराबर वाई स्क्वायर, यानी अगर x में 1 लेता हूं तो प्लस और माइनस 1 आ रहा है, बरोबर। यानी यहां पे x y की वैल्यू क्या आ रही है, +1, यहां पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 1, बरोबर। ये समझ लो एक जितनी चौड़ाई और एक जितनी ऊंचाई पे ये वाला पॉइंट आया, देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट, देखो इसको समझो, एक जितना दूर पर -1 जितना नीचे। हम फंक्शन में क्या सीखे थे, एक ही बार तीर मारेगा यानी एक ही इमेज मिलेगी। देखो 1 की इमेज यहाँ पे 1 आई और यहाँ पे 1 की इमेज -1 आई। 1 की इमेज यहाँ पे 1 और 1 की -1, यानी एक ही नंबर की दो अलग अलग इमेज। फंक्शन में ऐसा होता था, एक ही नंबर की दो अलग अलग इमेज आवे, ऐसा अपने फंक्शन में सीखा था कि एक ही नंबर की दो अलग इमेज आवे, ऐसा अपने लोगों ने फंक्शन में नहीं सीखा था। तो ये फंक्शन का ग्राफ है नहीं, यानी अब देखो ग्राफ से कैसे समझे, क्या सिंपल सा चीज समझो, एक ही यानी मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अगर वो दो पॉइंट को काट गई तो ये पक्का फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं तो क्या होगा, रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन का ग्राफ है। अब तुम बोलो कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो ये वाली लाइन, तो देखो एक ही पॉइंट को काट रही, दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी एक ही पॉइंट को काटी, तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ही पॉइंट को, चौथी लाइन ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट को काट रही है। तो बताओ ये फंक्शन का ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होता है फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होता, ये होता है क्या, इस तरह से। तो अब अपने लोग क्या देखने वाले, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। तो पहले तो मैंने तुम्हें सिखाया कि ग्राफ, फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे, इंटरकनेक्टेडनेस से, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से तुम सीखोगे, फिर वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी इसका यूज आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन को भी तुम समझोगे, उसके बाद है ना लाइन का बहुत, यानी चैप्टर बहुत कनेक्टेड है। अब ये चीज तुमने समझी तो ऐसा नहीं कि फिर 10th की तरह नहीं कि पोटले में बांध के खत्म, आगे जाके भी इसका यूज आएगा, बरोबर। और आगे जाके और डीप आएगा ना, इसकी में और फर्दर तुम डेवलप करते जाओगे, समझे मेरी बात जसवंत, है ना। तो आज अपने खाली एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अभी, जो होगा f ऑफ x बराबर x का, बरोबर। ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं f ऑफ x बराबर x का, फंक्शन ही है, क्यों, और f ऑफ x बराबर x, इसका मतलब y बराबर, इसको मैं y बोलता हूं ना, y बराबर x। अब इसको फिर से ऐसा मैं बोल सकता हूं, y को मैं क्या बोलता था देसी भाषा में, आउटपुट बराबर इनपुट, यही बोलता था मैं, आउटपुट बराबर इनपुट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं इनपुट लूंगा वैसा ही आउटपुट लूंगा। तो अच्छा, तो सर आप मुझे टेबल बना के दिखाओ। मैं बोला ये रहा, ये रहा x और ये रहा y। x में 0 ले रहा हूं तो सर y क्या आएगा, 0। सर मैं x 1 ले रहा हूं तो y क्या आएगा, 1। सर मैं x 3 ले रहा हूं तो y क्या आएगा, 3। सर मैं x 500 ले रहा हूं तो y क्या आएगा। सर मैं x है ना 40 ले रहा हूं तो y क्या आएगा। मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहा हूं, कोई भी पॉइंट, बरोबर, यानी जहां तक बात कर रहा हूं। सर मैं x है ना 4 लाख ले रहा हूं, यानी 4000 ले रहा हूं, 4K ले रहा हूं, यानी एकदम दूर x के, बरोबर। और y भी क्या आएगा, 4K। यानी सर ये तो इमेज हो गया, हाँ सर ये तो इमेज जैसा हो गया, यहाँ पे जो है वही वहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे जो है वही वहाँ पे आ रहा है, यानी जो इनपुट ले रहा हूँ वो ही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया। तो ये है क्या, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस टाइप के जो फंक्शन होता है ना, इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोलते, इसको कौन सा बोलते हैं फंक्शन, जस्ट मुझे याद करने दो। आइडेंटिटी नहीं, हाँ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी यानी जो इनपुट वही आउटपुट आ रहा है, बरोबर, जो इनपुट वही आउटपुट आ रहा है, तो उसके वजह से क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो ग्राफ सुबह नहीं समझ पाए वो आप समझ जाओगे। बताओ जसवंत जरा एक मिनट, देखो है ना, तो देखो जो मैं इनपुट ले रहा हूं वही आउटपुट आ रहा है ना, जो पॉइंट वही पॉइंट है ना, जहां 1 रखो तो 1 आएगा, 2 रखो तो 2 आएगा, 3 रखो तो 3 आएगा, 4 रखो तो 4 आएगा। तो सर ड्रॉ करें, चलो देखो यहां पे वो जितना दूर जाएगा, जितना दूर यहां तक और यहां तक, ये इसका डोमेन है, जहां तक ना चाल ये इसका डोमेन है। और जितना ऊपर उड़ रहा है, यानी इसको स्वर्गलोक में जाना है, ये स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में जितना ऊपर जाएगा, और ये नरकलोक, ये धरती लोक है,
और धरती या धरती लोग से नीचे नरक लोग पे जितना जाएगा वो इसका रेंज है। यानी ये वाई एक्सिस क्या डिनोट करती है? रेंज। वाई एक्सिस में वो जहां तक जाएगा, बरोबर। और ये क्या डिनोट करता है? डोमेन। अब देखो ये रहा 0, अगर मैं x 0 ले रहा था तो y भी क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। 1 ले रहा था तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, है कि नहीं? 2 लूंगा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। देखो मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, है ना, वो चलेगा। समझ में? असल खेल यहाँ का होता है, देख के तुम्हें पता चला। यही चीज ब्लिंक बोलते हैं, थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे धड़ाक से तुम्हारा दिमाग बोले। क्यों पता है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव मेमोरी है। पता है कि 2 इधर ही होगा, अप्रोक्सीमेटली ले रहे 3 तो 3 आएगा। -1 लिया तो -1 आएगा। तो यहां तक तो n पॉइंट तक जाएगा, और वैसे यहां पे भी n पॉइंट तक जाएगा, यानी बहुत जहां तक जा सकते। तो देखो अगर मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, बरोबर, देखो ये पॉइंट्स को जोड़ देता हूं इस तरह से, तो ये इसका ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये देखो ये इसका ग्राफ है। इसकी डोमेन क्या है बताओ? डोमेन यानी जहां तक ये व्याख्यायित है, जहां तक इसका फैलाव है, कहां तक है? जहां तक, और यहां पे भी यहां तक। तो इसकी डोमेन क्या हुई? आर हुई। अब आर क्यों बोले? देखो एन का मतलब यहां पे है और यहां पे, इसके बीच की खाली जगह खाली, ऐसा तो है नहीं। देखो यहां पे भी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं? और यहां के भी तो पॉइंट को जोड़ रहे। देखो 2 के बाद अगर 3 ही आता तो यहां पे तुम लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते, बरोबर। पर लाइन ड्रॉ हुई है, इसकी वजह से तुमने डोमेन क्या लिया? आर। रियल नंबर, सारी कोई भी नंबर ले लो तुम, एक मिनट, यानी कोई भी इनपुट ले लो, आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रेंज, और रेंज क्या होगी? क्यों? एकदम मैं उड़ा आसमान की ऊंचाइयों पे। और अगर नेगेटिव लोगे तो लो मैं नरक में भी नरक में जा रहा हूं, है ना? समझे ये चीज जसवंत? अब दूसरा जो ग्राफ देख रहे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन का कांस्टेंट यानी अचर। तड़कड़ो के फड़ એને ફરક ના પડે, એ એમ જ છે ભગવાનનો માણસ એટલે બસ મને એનાથી કંઈ લેવા દેવા નથી। तो देखो मैं बताऊं f ऑफ x, उसको का मतलब क्या है? f ऑफ x बराबर c, f ऑफ x बराबर c। c यानी एक कांस्टेंट, वेयर c इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कोई नंबर होगा। अब देखो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, y बराबर f ऑफ x, अपने ऐसा लिखते थे y बराबर f ऑफ x, और इक्वेशन में कुछ x करके पद आता था, मालूम है? जैसे कि पिछली बार y बराबर x था, इससे पहले के एक सवाल देखा था x प्लस 2 था, इससे पहले के एक सवाल देखा था उसमें 2 की x था। यहां पे तो x वाला टर्म है ही नहीं, बरोबर। देखो तो अब क्या होगा, कैसे ग्राफ बनेगा? देखो तो इसको कांस्टेंट ग्राफ क्यों बोलते? देखो कांस्टेंट क्या है? अचर, जो बदलने वाला नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। चलो तो बोला अच्छा सर आप बताओ, f ऑफ 1 लेता हूं, f ऑफ 1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं? 1। तो यहां पे क्या आएगा? f ऑफ 1 लूंगा, यानी x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 1 लिखूंगा। तो यहां पे क्या होगा? c आएगा कि 1 आएगा? कितने लोग c बोलते ही बताओ? हाँ, और कितने लोग 1 बोल रहे हैं? एक मिनट समझो, f ऑफ 1 बराबर 1 आता, कब आता? जब यहां पे x करके कोई पद होता है। एक मिनट, तुम 1 कब लिखोगे? देखो यहां पे देखो f ऑफ, एक मिनट, f ऑफ x बराबर x प्लस 2 हो, बरोबर, ऐसा करके एक सूत्र दिया। तो f ऑफ 1 यानी देखो उसका मतलब क्या होता है? x जहां दिया ना वहां पे मैं क्या लिखूंगा? 1। तो देखो ये सूत्र है इनपुट वाला। तो देखो 1 प्लस 2 3 आया, तब तुम क्या लिखोगे? 1। तब तुम क्या लिखोगे? 1। पर यहां एक मिनट, तब तुम्हें कुछ इनपुट मिलेगा। पर देखो f ऑफ x बराबर c है, जहां पे तो x वाला कोई भी टर्म है ही नहीं। यानी अगर समीकरण यानी जो फलन का जो सूत्र है जो x का है सूत्र, पर वहां पे इधर इक्वल पे कोई x वाला टर्म हो ही नहीं, तो वो कौन सा सूत्र है? कांस्टेंट का। कैसे कांस्टेंट का? 1 लोगे, यहां पे तो c है, 1 रखोगे कहां? तो c रहेगा। 1 लोगे तब भी c रहेगा। अब ध्यान दो, f ऑफ 2 रखा, यहां पे x वाला कोई टर्म है नहीं, तो फिर से c आएगा। x वाला टर्म आएगा तो तुम कुछ करोगे ना, c प्लस 2 या c प्लस 3 ऐसा करके कुछ भी, x वाले टर्म की जगह तुम कुछ रखोगे ना। यहां पे तो x वाला टर्म है ही नहीं, f ऑफ 3 लिखा, क्या आएगा? c। यार कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, आएगा क्या आंसर? c आएगा। तो समझ लो इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होगा।
ये देखो ग्राफ ड्रॉ किया, 1 ले रहे हो सी, 2 ले रहे हो सी, 4 ले रहे हो सी, 0 ले रहे हो तो भी क्या आएगा, क्योंकि x वाला टर्म है ही नहीं। देखो 0, अभी मान लो ये वाला पॉइंट है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ सी, बरोबर। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो सी आएगा। देखो 1 ले रहे हो, ये ले वाला पॉइंट लोगे तब भी सी आएगा। यहाँ पे देखो लेकर -3 ले रहे हो तब भी सी आएगा, कोई भी पॉइंट लोगे सी आएगा। यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, यहाँ पे भी। तो ये देखो ये एक लाइन डर जा रही है सी पॉइंट पे, बरोबर। सी पॉइंट से गुजरती हुई लाइन जा रही है। अब मैंने क्या बोला, इसका फैलाव, इसका क्या फैलाव, वो उसका क्या होता है डोमेन। ये देखो एक्स एक्सिस पे इसकी डोमेन क्या है, क्या है आर, यानी एकदम पूरी संख्या रेखा पे पूरा फैल गया ना, तो उसको हम बोलेंगे डोमेन क्या है आर, रियल नंबर। यानी सारी नंबर पे, देखो ये संख्या रेखा है, सारे नंबर पे व्याख्या है, तो ये हो गया आर। अब समझो, अब तुम्हारे लिए दिमाग के लिए सोचने वाली बात है, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, होगी मैंने क्या बोला, अगर ऊंचाई पकड़ ले तो उसकी रेंज आएगी। ये कितनी ऊंचाई पे है, हर पॉइंट पे ये सी जितनी ऊंचाई पे है, ऊंचाई में इसका फर्क पड़ा। देखो पिछला वाला जो ग्राफ था ना, वो कुछ यूं जा रहा था, एकदम अनंत ऊंचाई तक जा रहा था, और यहाँ पे भी अनंत तक जा रहा था, यानी रियल नंबर हमने कहा, बरोबर। पर यहाँ पे हम अनंत नंबर तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो डोमेन तो आ रहा है। पर कितने भी आगे जाएं, सी से आगे बढ़ पाएंगे ना, सी से पीछे, एग्जैक्ट सी पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो रेंज एग्जैक्टली क्या रहा, सी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आया। एक ही पॉइंट है, इसकी वजह से इसको इसमें दर्शाया, समझे, ये होता है।